सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो पिछली वाली क्लास में हमने जो है वो पिन डायग्राम समझा था कि होता क्या है, और हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारी जो टोटल 40 पिन्स हैं आपके पिन डायग्राम के अंदर, उन 40 पिन्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन वाली पिन्स की बात करेंगे जो कि कॉमन है फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। कॉमन फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो कॉमन पिन जो है आपकी, वो कौन कौन सी कॉमन पिन है? तो सबसे पहले जो पिन है मेरे पास में वो है आपकी AD0 से लेके AD15 तक। अब ये पिन जो है इसका क्या काम है? तो ये सबसे पहले तो बाई डायरेक्शनल पिन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये इनपुट की तरह भी पिन काम करेगी और आउटपुट की तरह भी काम करेगी। ये यहां से इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के बाहर भी जा सकती है और प्रोसेसर से अंदर की तरफ भी ये इंफॉर्मेशन आ सकती है। इसका ये मतलब है जब मैं बोल रहा हूं बाई डायरेक्शनल है। अब ये क्या चीज है? तो ये है आपकी टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइन। टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस को मैं एड्रेस एंड डेटा लाइंस। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी समय पर ये वाली पिन जो है वो एड्रेस लाइन की तरह काम करेगी, और किसी और समय पर जो सेम पिन्स है वो कैसी काम करेगी? डेटा लाइंस की तरह काम करेगी। तो कभी एड्रेस कभी डेटा। ठीक है, ये इसका पर्पस है। टोटल कितनी लाइंस है? तो AD0 से AD15, यहाँ पे डी लिखना था मुझे, AD0 से AD15। तो टोटल मेरे पास में कितनी लाइंस हैं? 16 बाई डायरेक्शनल लाइंस हैं, जो कि टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस। अब आपका जो प्रोसेसर है उसमें एक चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं टी स्टेट्स। और प्रोसेसर जो है उसको कोई एक काम करने में, जैसे लेट से प्रोसेसर को मेमोरी को रीड करना है, तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टी स्टेट्स लगेंगी। जनरली कितनी टी स्टेट्स लगती हैं? लेट से अगर प्रोसेसर को मेमोरी को रीड करना है या राइट करना है तो उसे लगेगी T1 स्टेट, इसके बाद में उसे लगेगी T2 स्टेट, फिर उसे लगेगी T3 स्टेट, फिर इसके बाद में अगर कोई स्लो पेरिफेरल होता है तो एक वेट स्टेट और होती है, और फिर आपका होता है T4। तो इतनी स्टेट आपके प्रोसेसर को लगती है। तो जब आपके प्रोसेसर की T1 स्टेट चल रही है तो ये वाली जो लाइंस हैं वो कैसे काम करती हैं? एज एड्रेस लाइन जो है ये काम करती हैं। और बाकी समय पर T2 से लेके T4 तक ये जो सेम लाइंस हैं ये काम करती हैं एज डेटा लाइंस। तो ये हमारी बात हो गई मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस फ्रॉम AD0 से लेके AD15 तक की। तो ये क्लॉक साइकिल्स हैं, ये टी स्टेट्स हैं। T1 के अंदर एड्रेस, T2, T3, TW एंड T4 के अंदर ये डेटा लाइंस की तरह काम करेगी। ठीक। इसके बाद में जो अगले पिन है मेरे पास में, जो सेकंड पिन है, वो है मेरे पास में टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइन। और टोटल 20 एड्रेस लाइन है मेरे पास में। तो यहां अगर आप देखेंगे तो 20 एड्रेस लाइन में से सिर्फ 16 ही एड्रेस लाइंस की यहाँ पे बात करी गई है। बाकी की 4 एड्रेस लाइन यहाँ पे हम बात करेंगे। तो AD16S3 बाकी भी लिख देता हूं मैं। A17 के साथ में आपका आता है S4, A18S5, और लास्ट में मेरे पास में है A19, S6। अब ये जो मेरे पास में 4 पिन्स हैं ये दो काम कर रहे हैं। ये कभी एड्रेस पिन की तरह काम करेंगे या ये कभी स्टेटस लाइंस की तरह काम करेंगे। ठीक है। और इनका जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट है। तो जब मैं इनपुट आउटपुट लिख रहा हूं मतलब बाई डायरेक्शनल है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की बाहर की तरफ या तो एड्रेस भेजेंगे या प्रोसेसर के बाहर की तरफ इस पे स्टेटस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब इन लाइंस को क्या बोलेंगे? कभी एड्रेस लाइन कभी स्टेटस लाइन। तो फिर से यहाँ पे क्या चीज आ गई हमारी? टाइम मल्टीप्लेक्सन आ गई कि किसी समय पर तो ये एड्रेस लाइन की तरह काम कर रहे हैं और किसी और समय पर ये स्टेटस लाइन की तरह काम कर रहे हैं। तो टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस या फिर टाइम मल्टीप्लेक्स स्टेटस लाइन है ये। ठीक है। अब इसमें सिंपल सा है कि जब आपका T1 टाइम चल रहा होगा, मैं इसे यहां लिख देता हूं, तो आपका A16S3 से लेके मैं बात करूं A19S7 तक, तो T1 के अंदर ये सभी लाइंस क्या बताएंगी? आपका एड्रेस बताएंगी। ठीक है। और बाकी की जो टाइम है इसमें क्या बताएंगी? ये
मशीन का स्टेटस बताएंगी, स्टेटस लाइन की तरह ये बिहेव करेंगी। ठीक, अब इसमें से है तो ये 4 स्टेटस लाइन, लेकिन इसके अंदर आपकी 2 स्टेटस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपकी S4 और उसके बाद में है आपकी S3। ये आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करेंगी। ठीक, तो अगर इन दोनों बिट्स की वैल्यू 0 0 है तो आप जो है एक सेगमेंट में जा रहे हो जिसका नाम है ऑल्टरनेट डेटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 1 है तो आप जो है वो स्टैक सेगमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहां से कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 0 है तो आप कोड सेगमेंट को जो है या फिर किसी भी सेगमेंट को आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं। और अगर इसकी वैल्यू 1 1 है तो आप डेटा सेगमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो दो हमारी हो गई S3 और S4। अब बात आती S5 की। S5 जो है वो हमें इंडिकेट करता है इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू, कि इंटरप्ट फ्लैग पर फिलहाल कितनी वैल्यू है। इंटरप्ट फ्लैग हमारे पास में है ना, फ्लैग रजिस्टर में पढ़ा था हमने, तो वहां उसकी वैल्यू 0 है या 1 है वो आपको इस S5 पर दिखाई दे जाएगी। और जो S6 वाली बिट है वो हमारी हमेशा ही लो रहती है, वो हमेशा हमारी लो ही रहती है। तो ये हो गई मेरी 2 कैटेगरी की पिन्स विच आर कॉमन। अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास में जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी, थर्ड टाइप की जो पिन है वो है आपकी एक सिंगल पिन जिसका नाम है BHE बार, और ये साथ में स्टेटस लाइन की तरह भी बिहेव करती है S7। अगेन ये जो पिन है ये आउटपुट पिन है, ओ लिखा है मैंने, आउटपुट पिन है, और ये प्रोसेसर से बाहर की तरफ ही कुछ इंफॉर्मेशन आप इससे भेजेंगे। अब BHE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BHE का फुल फॉर्म होता है बस हाई इनेबल, बस हाई इनेबल। तो पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। ठीक, बस हाई इनेबल का क्या मतलब होता है? तो आपके पास में कितनी एड्रेस एंड डेटा लाइंस है। तो सिर्फ डेटा लाइंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में, अगर मैं इसको बात करूंगा तो ये जो एड्रेस लाइंस है AD0 से AD15, ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो A0 से लेके A15, और या आप इसको लिख सकते हो D0 से लेके D15। तो कभी तो ये T1 स्टेट के अंदर एड्रेस लाइन की तरह बिहेव करेंगी और T2 से लेके T4 तक ये डेटा लाइंस की तरह बिहेव करेंगी। तो 16 मेरे पास में डेटा लाइंस है। अब ये जो मेरे पास में 16 डेटा लाइंस है D0 से लेके D15 तक, इन 16 डेटा लाइंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और आप बोलिए D0 से लेके D7, और दूसरे पार्ट को आप बोलिए D8 से लेके D15। इसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर, सॉरी एड्रेस बस नहीं, डेटा लाइंस है तो लोअर ऑर्डर डेटा लाइंस। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाला ऑब्वियसली आपका हो जाएगा हायर ऑर्डर डेटा लाइंस। ठीक है, बाकी का मैं नहीं लिख रहा हूं। तो जब भी आपका प्रोसेसर जो है ये हायर ऑर्डर डेटा बस को यूज करता है, वेन एवर दीज बिट्स आर इन यूज, जब भी आपको हायर ऑर्डर डेटा बस यूज करने की आवश्यकता पड़ रही है, उस समय पर आपका जो BHE बार सिग्नल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। एक्टिव लो है, बार लगा हुआ है तो एक्टिव लो है, तो BHE बार वाले सिग्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी जब आप इसका यूज कर रहे हैं। और जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो BHE बार की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ठीक, अब इसके अलावा जो है मेरे पास में इसका एक और फंक्शन है S7, जो कि अभी तक यूज में नहीं है, तो यहां अपन लिख देंगे नॉट इन यूज। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पिन की तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हैं BHE बार, जिसका काम है बताना कि क्या मैंने हायर ऑर्डर बस जो है वो यूज करी है या नहीं करी है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे मेरे पास में एक बहुत ही सिंपल सा पिन है। वो सिंपल सा पिन जो है मेरे पास में कौन सा है? अब 3 तक हो गए हैं, तो चौथा पिन जो है हमारे पास में वो है आपका RD बार। RD बार, RD बार फिर से एक आउटपुट सिग्नल है, और RD का मतलब होता है रीड करना। तो जब भी आपको मेमोरी को या फिर आपको इनपुट आउटपुट को, जब भी आपको रीड करना है, वहां से कुछ डेटा लेकर आना है, तो आपकी RD बार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0। जब आप रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। और ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होती है आपकी कब?
T2, T3 और TW में। ठीक है, किसी भी रीड साइकिल के अंदर इन 3 स्टेट्स के अंदर ये एक्टिव होती है, बाकी जगह पर ये एक्टिव नहीं होती। एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट साइकिल और आती है, जिसके बारे में आगे आपको थोड़े वीडियो ट्यूटोरियल्स के बाद में समझ में आएगा, वहां पे ये चीज आएगी। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो लाइनें आपकी ये ट्राई स्टेट हो जाती है, यानी ना तो इसकी वैल्यू 0 रहती है और ना ही इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम वहां पे इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जब भी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मुझे रीड करना है तो इस पर्टिकुलर लाइन की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। ठीक, इसके बाद में अब बात आ जाती है 5वीं टाइप के पिन की। तो यहाँ पे मेरे पास में स्पेस खाली है, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो अब जो मेरी पिन है 5वीं, उसका नाम है रेडी, READY, रेडी। ये जो पिन है ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट पिन है, यानी प्रोसेसर की तरफ इंफॉर्मेशन आएगी, यानी दूसरा कोई डिवाइस प्रोसेसर को कुछ बता रहा है। अब ये कब काम में आती है? तो ये जो पिन है ये काम में आती है जब आप किसी स्लो पेरिफेरल से या फिर आप एक स्लो मेमोरी से जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब भी स्लो पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या होता है? एक एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर की पेरिफेरी यानी बाउंड्री पर सिचुएटेड है। तो जब भी वो स्लो पेरिफेरल या स्लो मेमोरी रेडी हो जाता है अगले वाले डेटा ट्रांसफर के लिए, एक कोई स्लो डिवाइस है, स्लो डिवाइस में क्या होगा भाई, मैंने उसको इंफॉर्मेशन भेजी, वो उसको प्रोसेस ही कर रहा है। अब नाउ आई एम रेडी, मैं बीइंग अ प्रोसेसर तो रेडी हूं कि मैं उसको और इंफॉर्मेशन भेज सकता हूं, लेकिन वो डिवाइस क्योंकि स्लो है तो वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा उतनी देर में, जब तक मैं रेडी हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो डिवाइस रेडी हो जाएगा, जब तक वो डेटा पुराना वाला प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद में वो क्या कर देगा, वो रेडी वाली पिन को 1 कर देगा। तो व्हेनेवर द स्लो पेरिफेरल और स्लो मेमोरी इज रेडी फॉर नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर, रेडी वाले पिन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 1 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में जो छठा पिन है वो है आपका INTR, INTR। ये जो INTR पिन है ये अगेन कैसा पिन है? आपका इनपुट पिन है। INT इसमें हम बोलते हैं इंटरप्ट, INT का मतलब होता है इंटरप्ट, और R यहां पर जो है वो है रिक्वेस्ट, रेडी नहीं है, वो है रिक्वेस्ट। तो इस पिन का क्या नाम है? आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। ये एक इनपुट पिन है, यानी कोई दूसरा डिवाइस जो है वो प्रोसेसर को क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी किसी दूसरे डिवाइस को प्रोसेसर को इंटरप्ट करना होता है, उसे प्रोसेसर से कुछ हेल्प चाहिए, तो वो क्या कर देता है? INTR वाली पिन की वैल्यू को वो 1 कर देता है। ठीक है, अब ये जो इंटरप्ट है आपका, ये मास्केबल इंटरप्ट होता है, मास्केबल इंटरप्ट होता है। तो मास्केबल इंटरप्ट के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने एक इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर के बारे में बात करी थी, IE रजिस्टर के बारे में बात करी थी। तो अगर IE की वैल्यू जब है 1 होगी तभी ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तभी ये इंटरप्ट जो है वो काम करेगा। और अगर IE की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0, तो आपका जो इंटरप्ट है वो रहेगा डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। आगे चलते हैं, और इसके बाद में जो मेरे पास में अगली वाली पिन है वो है आपकी टेस्ट बार पिन, वो है आपकी टेस्ट बार पिन। तो बार लगा हुआ है तो एक्टिव लो है। ठीक है, अगेन ये भी एक इनपुट पिन है, यानी बाहर से प्रोसेसर के पास में कोई इंफॉर्मेशन आई। अब यूनिट 2 में हम एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो इंस्ट्रक्शन होता है आपका वेट इंस्ट्रक्शन, WAIT, वेट इंस्ट्रक्शन। जब भी आपका जो प्रोसेसर है उसमें ये वेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उस समय पर प्रोसेसर जो है वो किसे देखने लगता है? टेस्ट पिन को देखने लगता है। तो प्रोसेसर क्या करेगा? जैसे ही वेट इंस्ट्रक्शन आई, प्रोसेसर मॉनिटर करेगा किसको? टेस्ट बार पिन को। और अगर टेस्ट बार पिन की वैल्यू जो है वो कितनी रहती है? वो अगर 1 रहती है तो प्रोसेसर किस स्टेट में काम करता है? आइडल स्टेट में काम करता है, यानी प्रोसेसर जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिंपली टेस्ट बार पिन को ही देखते जा रहा है। और जैसे ही टेस्ट बार पिन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। टेस्ट बार पिन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनपुट है ना, तो कोई दूसरा डिवाइस इसको 0 या 1 कर रहा है। ठीक है, तो उस दूसरे डिवाइस ने जैसे ही इसको 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि अब आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा? वो अब अपना एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू
कर सकता है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वेट के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में INTR से ही मिलता जुलता एक और इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में, जिसका नाम है NMI, जिसका नाम है NMI। अब NMI जो है अगेन ये एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, तो बाहर से कोई डिवाइस जो है वो इस पिन को कुछ करेगा। ये पिन का क्या काम है भाई, तो इस पिन का फुल फॉर्म है N स्टैंड्स फॉर नॉन, M स्टैंड्स फॉर मास्केबल, और शायद अब आपने समझ में आ गया होगा कि जब नॉन मास्केबल बोला है तो अगला वर्ड होगा इंटरप्ट। ठीक है, अगला वर्ड होगा आपका इंटरप्ट। तो NMI का फुल फॉर्म है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी जब भी ये इंटरप्ट आएगा तो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना ही करना है। कौन सा वाला इंटरप्ट है ये, तो ये टाइप 2 इंटरप्ट आपका होता है, टाइप 2 इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो इंटरप्ट के बारे में यूनिट 3 या यूनिट 4 में वहां पर एक पूरा का पूरा पोर्शन है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे इंटरप्ट के बारे में। अभी ये इंटरप्ट मास्क नहीं हो सकता, यानी IE जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 0 है या 1 हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाले NMI की वैल्यू 1 होती है तो प्रोसेसर को टाइप 2 इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो सर्विस रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो इसको हम मास्क नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मास्क। ठीक, अब इसके बाद में मेरे पास में जो अगली पिन है वो है आपकी रीसेट वाली पिन। तो यहां पे लिख लेते हैं रीसेट पिन। ठीक है, रीसेट फिर से जो है वो कैसी पिन है आपकी, वो एक इनपुट पिन है, यानी बाहर से आप इसको रीसेट करेंगे, प्रोसेसर से बाहर से आप इसे रीसेट करेंगे। प्रोसेसर क्या करेगा, करंट जो भी एक्टिविटी है, जो भी प्रोसेसर काम कर रहा है उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, प्रोसेसर उसे टर्मिनेट कर देगा और इसके बाद में जो है प्रोसेसर फिर से जो है वो एग्जीक्यूशन को शुरू करेगा। अब प्रोसेसर एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है, प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन शुरू करने का मतलब है कि कोई प्रोग्राम चलाएगा, लेकिन कहां से प्रोग्राम चलाना है, क्योंकि CS और IP की जो वैल्यू है वो तो प्रोसेसर भूल जाएगा। तो CS और IP के अंदर जो है वो वैल्यू मिलके आएगी FFFF0। ठीक है, तो ये आपका अगले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, यानी जैसे ही आप 8086 प्रोसेसर पर रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो उस बटन से क्या होगा, प्रोसेसर सबसे पहले करंट एक्टिविटी को टर्मिनेट करेगा और उसके बाद में ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है हेक्साडेसिमल में, यहां से इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू होगा। इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जब भी आपको रीसेट करना है, मान लीजिए एक बटन है, तो ये बटन जो है वो आपको 1 बना के रखना है, इसकी वैल्यू को 1 बना के रखना है कम से कम 4 क्लॉक साइकिल्स तक। कम से कम कितना, 4 क्लॉक साइकिल्स तक आपको इसकी वैल्यू जो है वो आपको 1 बना के रखनी पड़े। अगली पिन जो है हमारे पास में, जो 10th कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, वो है मेरे पास में क्लॉक पिन। तो आपको पता ही है कि आपका जो 8086 प्रोसेसर है वो एक सिंक्रोनस सर्किट है और सिंक्रोनस सर्किट में हमेशा ही आपको क्लॉक देनी पड़ती है। तो बाहर से आप क्लॉक सिग्नल देंगे तो ऑब्वियसली ये वाली पिन कैसी हो जाएगी, आपकी इनपुट पिन हो जाएगी। अब इसमें जो आप क्लॉक सिग्नल देते हो वो आपकी असिमेट्रिक क्लॉक होती है। असिमेट्रिक क्लॉक का क्या मतलब है, जिसका 50% ड्यूटी साइकिल नहीं है। तो इसका ड्यूटी साइकिल कितना होता है आपका, 33% ड्यूटी साइकिल होता है इसका। ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है कि आपका कितनी देर जो है ये पिन जो है वो हाई रही और कितनी देर जो है वो ये वाली पिन जो है वो लो रही। ठीक है, तो वो आपका होता है ड्यूटी साइकिल। तो 33% टाइम आपका ये हाई रहेगी और बाकी का जो 67% टाइम है ये पिन आपकी लो रहेगी। अब आप फॉर 8086 अलग अलग वर्जन्स में जो क्लॉक आप दे सकते हैं वो आप 5 मेगाहर्ट्ज से लेके 10 मेगाहर्ट्ज तक के बीच में आप क्लॉक पल्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका अगली जो पिन है 11वां बोल देते हैं, 11वीं कैटेगरी है, नॉट द 11th पिन। तो ये पिन है आपकी VCC और ये आपको सिंपली किससे कनेक्ट करनी है, 5 वोल्ट से आपको कनेक्ट कर देनी है। तो ये +5 वोल्ट पावर सप्लाई है आपकी, यहां से आप पावर सप्लाई जो है वो देंगे। इसके बाद में पावर सप्लाई दी है तो उसमें 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, या पॉजिटिव भी है और ग्राउंड भी है। तो अगली जो पिन है वो है आपकी GND, विच स्टैंड्स फॉर ग्राउंड या फिर ग्राउंड फॉर इंटरनल सर्किट।
ठीक है, तो इन दोनों का काम है कि आपको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आपके प्रोसेसर को सप्लाई करनी है। इसके बाद में जो लास्ट पिन है इस कैटेगरी में, वो है आपकी MN/MX बार। MN स्टैंड करता है मिनिमम मोड के लिए, ठीक है, और MX जो है वो ऑब्वियसली किसके लिए इंडिकेट करेगा, मैक्सिमम मोड के लिए। तो आपका जो प्रोसेसर है वो मिनिमम मोड में कब काम करता है, जब ये जो पिन है MN/MX बार, अब किसके ऊपर बार नहीं लगा, MN के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो जब भी इसकी वैल्यू MN मिनिमम को इंडिकेट कर रहा है, तो जब इस पिन की वैल्यू 1 होगी, मतलब हम MN के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसेसर मिनिमम मोड में काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 8086 को जब बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हम जब एक कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर या सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं ये हम मिनिमम मोड में ऑपरेट करेंगे या मैक्सिमम मोड में, क्योंकि किसी भी सिस्टम में एक समय पर या तो कोई मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे या नहीं होंगे। तो यानी में जब सिस्टम को रन टाइम पे नहीं आपको मिनिमम या मैक्सिमम मोड में शिफ्ट कराना है, आपका सिस्टम या तो मिनिमम मोड के लिए ही डिजाइंड होगा या फिर मैक्सिमम मोड के लिए ही डिजाइंड होगा। तो अगर आप MN/MX बार वाली पिन को VCC से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो मिनिमम मोड में ऑपरेट करेगा। और मैक्सिमम मोड में अगर आपको सिस्टम डिजाइन करना है, तो आप फिर इस पिन को MN/MX बार वाली पिन को ग्राउंड से आप कनेक्ट कर दीजिए, इस पर लॉजिक 0 दे दीजिए, तो आपका जो ऑपरेटिंग मोड है आपके प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अब जो है मुझे मैक्सिमम मोड में काम करना है। तो यहाँ पे हमारी सारी पिन्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। कौन सी वाली पिन्स, पिन्स विच आर कॉमन फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, यानी जहां जितनी भी टाइप की पिन्स हमने डिस्कस करी हैं वो पिन्स हम मिनिमम मोड में भी यूज करेंगे और हम मैक्सिमम मोड में भी इनका उपयोग करेंगे। आगे जो है वो हम मिलेंगे वो वाली पिन्स के लिए विच आर स्पेसिफिक टू मिनिमम मोड ओनली। तो यहाँ पे इसको करते हैं हम क्लोज। थैंक यू सो मच।